कविताएं लिखी जाती थी, सारी की सारी कविताएं नेचर के प्रति समर्पित होती थी। सारी कविताओं में नेचर था, हर कविताओं में नेचर के बारे में लिखना था, हर कविताओं में। तो जितने भी नेचर के बारे में लिखने वाले कवि रहे, उन सबको मिलाकर के रोमांटिक पोइट कहा गया। और उस एज को, जिस एज में रोमांटिक पोइट्स रहे, उसको रोमांटिक पीरियड कहा गया। क्या कहा गया उसको? रोमांटिक पीरियड। और इनको हम नेचर पोइट भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी सारी कविताएं किस पर लिखी? नेचर पर लिखी, इसलिए इनको नेचर पोइट भी कहते हैं। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। जो ये पर्सनैलिटी आप देख रहे हो वो है जॉन कीट्स। बड़े हैंडसम आदमी थे। जॉन कीट्स है, पीवी शैले हैं इनके दोस्त, वो हैंडसम थे। और इनमें सबसे सुंदर पोइट था, जैसे एक सुंदर तो नहीं कहेंगे, जॉन पहले पीवी शैले बहुत सुंदर थे। और पीवी शैले के अलावा अगर मैं बोलूं कि मतलब जॉन कीट्स से ज़्यादा हैंडसम थे पीवी शैले। लेकिन इससे भी एक खास बात बताऊं तो मैं ये है कि एक जॉन मिल्टन नाम के एक पोइट हुए थे, जॉन मिल्टन नाम के। वो पोइट तो उनको तो वो लड़कियों जैसे लगते थे, और उनको कॉलेज में लेडी ऑफ द स्कूल कहा जाता था। स्कूल में क्या कहा जाता था? लेडी ऑफ द स्कूल। और लेडी जैसे लगते थे, महिला जैसे। तो लेकिन बदकिस्मती तो देखो उसकी, वो 44 वर्ष की एज में अंधे हो गए। और 44 वर्ष की उम्र में अंधे होने के बाद उन्होंने अपनी रचनाएं जारी रखी और बड़े बड़े 2 महाकाव्य लिख डाले, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, और कविताएं लिख डाली अंधे होने के बाद। 1674 में एक्सपायर हो गई, 1608 में जन्मे और अंधे हुए 1652 में, 52 में। है ना खतरनाक बात? उसके बाद इतना लंबा सर्वाइवल ले लिया। अब अपन आते जॉन कीट्स के बारे में। जॉन कीट्स की जो पोइम है थिंग ऑफ ब्यूटी, आपके लिए अधूरी पोइम है। ये पोइम का आधा भाग है। आपको अधूरी पोइम पढ़नी है, आधा भाग पढ़ना है। पूरा भाग तो इसका कौन खा गया? अरे मैं नहीं खाया भाई, इसका पूरा जो भाग है मतलब वो तो खा गया, आधा भाग जो बचा और राजस्थान बोर्ड खा गया। उसी ने तो बनाई तुम्हारी किताब, मैंने थोड़ी बनाई। अपन तो पढ़ रहे हैं जो बनाया उसने। तो आरबीएसई में केवल आधा भाग है और आधा भाग इसका नहीं है। दरअसल ये पूरा भाग एंडीमियन था। ये पोएम का नाम है एंडीमियन। अपन को ये जब रेफरेंस लिखेंगे ना अपन, तो ये शब्द यूज करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझ लो, ऐसे ही मत समझना। END, एंड यानी समाप्त करना, वाई लगा के MION, एंड समाप्त करना, वाई लगा के MION, एंडीमियन। एंडीमियन पोएम लिखी थी किसने? आपके जॉन कीट्स ने। एंडीमियन पोएम का आधा हिस्सा इसके अंदर है। तो पहले अपन जॉन कीट्स के बारे में समझ लेते। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ साहब? 1795 में। डाइड, मर गए, फरवरी मर गए साहब। अक्टूबर में हुआ, फरवरी मर गए 23 तारीख को 1821 में। मात्र 26 साल की एज में ये एक्सपायर हो गए। मरेगा रोम, पपल स्टेट, इटली में। इटली में जाके मरे, इंग्लैंड में जन्मे थे। ये एक इंग्लिश, ये क्या थे? एक इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोइट थे। एक अंग्रेजी, रोमानी और जो लयबद्ध कविताओं को लिखने वाले पोइट थे, लिरिक पोइट थे, हु डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ। इन्होंने अपने छोटे से जीवन को समर्पित कर रखा था टू द परफेक्शन ऑफ ए पोइट्री, कि वो पूर्णता में रखेंगे अपनी पोइट्री के प्रति। मार्क्ड, और उन्हें चिन्हित किया गया बाय विविड, स्पष्ट इमेजरी द्वारा। उन्होंने अपनी कविताओं को बहुत ही स्पष्ट इमेजरी से चिन्हित किया, बहुत क्लियर कट इमेजरी दी। ग्रेट सेंसुअस अपील, और बड़ी बड़ी कामुक उन्होंने याचनाएं की। एन अटेम्प्ट, और एक प्रयास किया टू एक्सप्रेस, कि वो व्यक्त करे ए फिलॉसफी, एक दर्शन शास्त्र, थ्रू क्लासिकल लेजेंड। और उन्होंने पौराणिक जो क्लासिकल जो लेजेंड होती थी, उन लेजेंड मतलब गाथाएं, तो क्लासिकल लेजेंड के माध्यम से उन्होंने लोगों को कुछ न कुछ अपनी दार्शनिक शास्त्र को या दर्शन शास्त्र को व्यक्त करने की कोशिश की। अपना छोटा सा जीवन, 26 साल का जीवन आदमी यूँ ही बता देता है बेरोजगारी में। इन्होंने इतना बड़ा नाम कर लिया कि आज इंडिया की एक छोटी सी क्लास में बैठ करके अपन पढ़ रहे हैं।
इंग्लैंड के पोइट का जो रोम में मरा, आज उसको इंडिया में पढ़ा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसने अपने नाम की ख्याति तो प्राप्त की है। अब बात करते हैं साहब अपन कि पोएम टेक्स्ट का, जो टेक्स्ट का अपनी पोएम का जो टेक्स्ट है वो क्या है। तो आप फटाफट से अपनी नोटबुक में हेडिंग तो डाल दीजिए, क्या नाम है पोएम का। हाँ, पोइम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखो पोइट क्या कहते हैं, समझना, पहले पूरी पोइम को समझो, एक्सप्लेनेशन लिखने में फायदा होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जे जॉय फॉर एवर, ये पैराडॉक्स लाइन है और दिखने में बड़ी सीधी लेकिन मतलब बहुत डीप। एक कोई भी सुंदर चीज, थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब प्रकृति की बात कर रहा है वो, कि प्रकृति में हमेशा के लिए आनंद प्राप्त होता है। आप प्रकृति की गोद में जाओगे, प्रकृति के कांटेक्ट में आओगे तो आपको ऐसा आनंद मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए अनंत आनंद मिलेगा। आप नेचुरल कितनी भी लाइफ, मतलब नेचुरल लाइफ कितनी भी जी लो, आप बोर नहीं होंगे। आप अगर गांव में जी रहे हो, गांव में दिन भर आप वहीं रह लो भले, बोर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप शहर में आ जाओगे और एक ही घर में रहोगे, बोर हो जाओगे। शहर में जल्दी बोर होंगे बजाय गांव के, क्योंकि गांव में जब भी जगोगे तो सुबह सुबह सारा आपको नेचर दिखेगा चारों तरफ। नेचर आपको अट्रैक्ट करता है, इंसान को जोड़ता है अपने आप से। और जब आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जोड़ती है, जब उठोगे देखोगे रोड सड़क वही सब सिटी का माहौल, तो बोर हो जाओगे। तो ध्यान से सुनना, बाकी की इच्छाएं इंसान की बहुत अलग अलग होती हैं, लेकिन वो प्रकृति की बात कर रहा है कि प्रकृति एक सुंदर चीज होती है और वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद का कारण बनती है, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। इट्स लवलीनेस, इट्स किसके लिए आया है, नेचर की। नेचर की ब्यूटी हमेशा बढ़ती चली जाती है। नेचर की लवलीनेस, उसकी सुंदरता, उसका प्यारापन, उसकी ब्यूटी इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और इसकी ब्यूटी कभी भी शून्य भाव से नहीं गुजरती, कभी जीरो नहीं होती। ऐसा नहीं हो कि प्रकृति की ब्यूटी कभी सुंदर हो गई हो, एक पेड़ देखते ही मन खुश हो जाता है। अब पेड़ को चाहे तुम रोज देख लो, चाहे एक दिन देख लो, लेकिन पेड़ हमेशा मनोरम ही लगेगा। ब्यूटी पेड़ की बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं, उसका इफेक्ट घटेगा नहीं। आप जब शुरू शुरू के दिन मोबाइल फोन में लेके आया, उसको 10-10 बार देखा, अब उसके बाद तो जहां पड़ा है वो पड़ा रहने दो, इससे अपना डिस्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर अपन नेचर की बात करें, नेचर की कोई भी चीज देख लो, छोटा सा प्लांट है, आप उसमें 2 साल लगातार पानी डाल सकते हो, आप बोर नहीं होंगे। हर बार उसकी ग्रोथ आप देखोगे, हर बार उसके अंदर कुछ नया नया आप पाओगे, गंदगी भी हटा दोगे। पौधे को अगर आप नरिश कर रहे हो तो, अच्छे से पोषित कर रहे हो तो आप बोर नहीं होगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के प्यारापन हमेशा बढ़ता है, और प्रकृति का प्यारापन कभी भी शून्य भाव से होकर के नहीं गुजरता है, कभी शून्य नहीं होता। बट स्टिल कीप अ बोवर क्वाइट, बल्कि अगर हम देखें तो पानी के अंदर स्टिल बिल कीप। अब देखो स्टिल बिल, स्टिल बिल क्या है इसके अंदर, असोनेंस। क्या है इसके अंदर, असोनेंस है कि नहीं है, है ना। अब देखो एवर नेवर कीप स्लीप, राइम स्कीम बन रही है ना। एवर ए, नेवर ए, कीप बी, स्लीप बी, थिंग सी, अलग ही बनी राइम स्कीम। तो क्या बनी, ए ए बी बी सी, ये इसकी राइम स्कीम बनी पूरे स्टेंजा की। तो अब इसमें क्या राइम है, सब कुछ है। तो देखो यहां पर बट स्टिल कीप, अब देखो बट का बै और बोवर का ब, तो ये दोनों में क्या है, अलिट्रेशन है। क्या है यहाँ, एलिट्रेशन। आसपास आने वाले ज्यादा दूर शब्द नहीं है, पास में ही है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब देखो यहाँ तो वहां ब्रीदिंग तो काफी दूर चला गया, नहीं तो ये दोनों तो पास में ही है, बट और बाउअर। तो अब अपन अर्थ करें तो देखो
बट बल्कि स्टिल अभी भी जब ये बूढ़ी हो जाती है ना प्रकृति, जब नेचर बहुत बूढ़ी हो जाती है, तब भी बल्कि इसके पास रहेगा, हमेशा रहेगा। बोवर पेड़ों का कुंज रहेगा, बहुत सारे पेड़ रहेंगे, झुरमुट में पेड़, बहुत सारे पेड़ रहेंगे, उनका कुंज रहेगा, पेड़ों का कुंज। क्वाइट बिल्कुल कैसा? शांत कुंज, जहां पर आपको शांति प्राप्त हो सकेगी। किसके लिए? हमारे लिए, बिल्कुल हमारे लिए शांति वाला एक कुंज होगा। एंड स्लीप, और हमें एक नींद मिलेगी, और वो भी कैसी? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। बताओ ये स्लीप और स्वीट, क्या ये यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन नहीं है? यहाँ पर भी एस आ रहा है, यहाँ पर भी एस आ रहा है, तो क्या आप इलेक्ट्रिशियन पहचानना सीख गए? सीख गए। तो यहाँ पर क्या होगा कि एंड और स्लीप, और एक नींद होगी, और वो भी कैसी? मीठे सपनों की भरी हुई। मतलब प्रकृति की कुंज में अगर नेचर के कांटेक्ट में आकर हम ड्रीम देखेंगे, स्लीप लेंगे, तो सिर्फ हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार जाएंगे, नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं रहेगा। हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार किसी प्रकार के नहीं घुसेंगे। एंड हेल्थ, और प्रकृति के कांटेक्ट में आकर के हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। एंड क्वाइट, और शांत ब्रीदिंग, श्वास भी मिलती है। क्या मिलती है? शांत श्वास। देखो, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर बी ब्रीदिंग, देखना उधर, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, अर्थ डर्थ, डेज वेज, ऑल पॉल, मून भून। है ना शानदार राइम स्कीम। इसने क्या है? कपल बनाया है, मतलब दो दो पंक्तियों का सेट बनाया है, कपलेट कपलेट बनाया है। कपलेट कपल नहीं कहेंगे, कपलेट कहेंगे इसे। दो दो पंक्तियों का ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी ऐसे एच एच आई आई ऐसे बनाए, इसने सेट बनाया है। इनमें ऐसे भी होती है राइम स्कीम, तो ए बी बी ए, मतलब पहली और दूसरी लाइन की, पहली है दूसरी लाइन अलग है, फिर तीसरी लाइन दूसरी लाइन से मैच करेगी राइम स्कीम, फिर चौथी लाइन जो होगी वो पहली लाइन से राइम स्कीम मैच करेगी। कई लोग ऐसा बनाते हैं ए बी पहली और तीसरी लाइन की राइम स्कीम मैच करती है, दूसरी और चौथी की मैच करती है। तो अलग अलग तरह से राइम स्कीम से ये चलते हैं, और हर बार पूरी पोएम में वही फॉलो होता है, वही फॉलो होता है, तो राइम होती है। अब आप है ना एक ऑप्शन तो ये दे सकते हो, इसमें एक राइम है कि इसमें कपलेट है, कपलेट के अंत में दो लाइन हमेशा एक ही राइम स्कीम से सेट हुई है, दो लाइन एक ही राइम स्कीम से सेट हुई है। या आप लिख सकते हो कि इसकी राइम स्कीम इज ए बी बी सी सी डॉट डॉट डॉट। सामने वाला समझ जाएगा कि यार इस बच्चे ने पोइम को अच्छे से पढ़ा है। तो देखो, इसीलिए वो कह रहा है, इसीलिए जब आप देखो यहाँ पर प्रकृति में हमें ऐसी बढ़िया पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिवली सोच रहे हैं। अब इस जगह पर जाकर के कोई बोर हो सकता है क्या? कभी नहीं। नॉर्मली नेचर से एक दिन नहीं होंगे कनेक्ट, दूसरे दिन होंगे। आप आर्टिफिशियल लाइफ से जुड़े हुए हो तो 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा आपको पता लगेगा कि नेचर कितनी शांत है, और यहाँ बैठ कर के आनंद आता ही है। आप यहाँ बोर नहीं होंगे, कभी बोर नहीं होंगे। तो और इसका जो इफेक्ट है, नेचर का इफेक्ट है, वो आपके हृदय पर अनंत रहेगा, कभी मरेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। तो वही वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इसीलिए जब आप नेचर के इतने कांटेक्ट में रहते हो, और तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है, तो इसीलिए ऑन एवरी मॉरो, हर मॉर्निंग में, मॉरो बोले तो मॉर्निंग, हर सुबह हमको क्या करनी चाहिए? ब्रीद करनी चाहिए, बुननी चाहिए, बनानी चाहिए। देखो ये फूलों की माला बना रही है, तो बुनना, हमें हर सुबह एक फूलों की माला बुननी चाहिए। अगर फूलों की माला बुनते हैं तो क्या होगा? हम अपने आप को नेचर से जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? हाँ या ना? बोलो। अपन फूल चुनने के लिए कहाँ जाएंगे? गार्डन। और गार्डन में हमें किससे कांटेक्ट होगा? नेचर से। तो बताओ हर दिन हम नेचर से कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे? पॉइंट यही चाहता है कि आप हर रोज एक माला बुनो, आप हर एक रोज माला बुनो, ठीक है ना। अब फ्लोरी बैंड, एक फूलों की माला। कैसी माला? एक फूलों की माला। अब फूलों वाली माला बुनो, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से जोड़ देगी, बांधेगी, पृथ्वी से हमें क्या कर देगी? बांधेगी, हमें नेचर की ब्यूटी से बांधेगी। किससे बांधेगी? नेचर की ब्यूटी से बांधेगी। और कौन बांधेगी? वो माला, जो आप माला बनाओगे ना फूलों की, वो माला। अब बताओ यहाँ पर कोई अलंकार दिख रहा है क्या आपको? कोई फिगर ऑफ स्पीच दिख रहा ना? बैंड और बाइंड, तो कौन सा? ये अलिट्रेशन। क्या दिख रहा है यहाँ पर? एलिट्रेशन। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें बी की आवृत्ति हुई है, बी का रिपीटिशन हुआ है, ठीक है ना, बी का रिपीटिशन हुआ है। अब क्योंकि कि ये जो माला तुम बनाओगे,
ये माला तुम्हें अलग निकाल लेगी, तुम्हें माला हटा लेगी। अगर तुम फूलों की माला रोज बांधोगे तो इससे क्या होगा, तुम दूर हट जाओगे। किससे? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, निराशा के भाव से। हालांकि तुम्हारे अंदर जो है स्पाइट यानी होता है के बावजूद, के बावजूद आपके अंदर क्या है, बावजूद किसके अंदर, किस क्या बावजूद है आपके अंदर? निराशा। आप निराशा रखते हो कि नहीं रखते? हाँ या ना? आप डेस्पोंडेंस रखते हो कि नहीं रखते? निराश हो ना आप अपनी जिंदगी में, हर चीज से निराश। आप न जाने कितनी उम्मीदें अपने मन में पाले हुए हो, वो कभी पूरी नहीं होती, आप क्या हो जाते हो? निराश हो जाते हो। वो कह रहा है कि आप अपनी अपनी जो निराशा है ना आपकी, उस निराशा से आपको दूर हटा लेगी। कौन? फूल की माला। फूलों की माला जब बनोगे ना तो आपको आपकी निराशा से निकाल लेगी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और आपके अंदर जो अमानवीय कमियां हैं, अमानवीय कमियां मतलब पशुओं वाले गुण। डर्थ यानी क्या होती है? कमियां। अगर आपके अंदर अमानवीय कमियां हैं तो वो अमानवीय कमियों में से भी आपको हटा लेगी, मतलब आपके अंदर से अमानवीय कमियों को हटा देगी। कौन? फूलों की माला। पृथ्वी से कांटेक्ट, अगर आप पृथ्वी से कांटेक्ट करोगे तो आपके अंदर निराशा का भाव नहीं रहेगा, आपके अंदर अमानवीय गुण नहीं रहेंगे। ऑफ द नोबल नेचर, और आप जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वो भी कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे, क्योंकि आपके जो उदासीन दिन है वो क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ऑफ द ग्लूमी, अब बार बार देखो क्या आ रहा है, ऑफ द, ऑफ, ऑफ, बार बार ऑफ, फिर ऑफ। क्या है ये? एनाफोरा। क्या है ये? एनाफोरा। आपको बताया था ना एनाफोरा क्या है, यस और नो? बताया था ना कि आपको शुरुआत एक जैसी, सभी चीज एक जैसी मिलेंगी। देखो यहाँ पर भी मिल रहा है ऑफ ऑल, ठीक है ना, फिर यहाँ ऑफ ऑल, ऑफ 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 ऑफ, है ना, तो एक जैसे पैटर्न मिल रहे हैं, तो आपको क्या मानना है? एनाफोरा। तो देखना कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, आज इंसान के नेचर में क्या है? निराशा है। वो निराशा को हटा लेगी कौन? फूलों की माला। इंसान के अंदर अमानवीय कमियां हैं, जानवरों जैसे गुण हैं, उनको हटा लेगी कौन? ये फूलों की माला। इंसान के स्वभाव को कैसा बना देगी? ये स्वभाव को अच्छा बना देगी, और क्योंकि उसके उदासीन दिनों को भी क्या कर देगी? ये खुशमयी, आनंदमयी, प्रफुल्लित बना देगी। आगे देखो, ऑफ द, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है आज के जमाने में अनहेल्थी है। अनहेल्थी मतलब अस्वस्थ। आज हम सब अस्वस्थ हैं, कोई के कोई प्रॉब्लम, कोई के एसिडिटी बन रही है, तो कोई के साथ सिर दर्द रहता है, तो कोई के हम तो टकले हो रहे हैं, कोई के कोई प्रॉब्लम है, कोई के कोई प्रॉब्लम है। आज हम अस्वस्थ हैं। क्या है? अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है। किसी की आंख लाल रहती है, तो किसी की हमेशा गंगा यमुना बहती रहती है, ठीक है ना, ये यमुना जो है बहती रहती है। बड़ी समस्या में है पब्लिक, पब्लिक अस्वस्थ है। पब्लिक क्या है? अस्वस्थ है। तो वो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को खत्म कर देगी। एंड ओवर डार्कन वेज, और हमारी जो वेज है, वेज होती है जीवन शैली, हमारी जो जीवन शैली है वो अंधकार में, अंधकार से युक्त है। अंधकार भरा पड़ा है हमारी जीवन शैली में। क्या भरा पड़ा है? अंधकार। अंधकार मतलब अज्ञानता। हम अपनी लाइफ स्टाइल जी तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ज्ञान नहीं है पूरा। हम किससे जी रहे हैं अपनी लाइफ को? अज्ञानता से जी रहे हैं। किससे जी रहे हैं? तो अगर मान लो हम प्रकृति से कांटेक्ट में आते हैं तो हमें अपने जीवन का अस्तित्व पता लगेगा, हम अपने आप को अध्यात्म बना पाएंगे, हम अपने आप को भगवान से जोड़ पाएंगे, प्रकृति से जोड़ पाएंगे। ये वो कह रहा है कौन? पॉइंट साहब, हमारे कीट साहब। कीट साहब क्या कह रहे हैं? यूँ कह रहे हैं कि भैया तुम रोजाना की एक माला बनो, देवता हमारी बात सुनो, और माला बन करके सीधा प्रकृति से कांटेक्ट करो। धरती पर कई सारे फूल उग रहे, उनको चुनो। अरे यार तुम आज निराश डोलते डोलते हो, तुम्हारे अंदर जानवरों जैसे गुण हैं, तुम्हारे दिन उदासीन हैं, अस्वस्थ लाइफ जी रहे हो, अज्ञानता से भरा जीवन जी रहे हो। अरे भाई कम से कम तुम्हारा नेचर तो अच्छा हो जाएगा। प्रकृति से कांटेक्ट में तो रहो, तुम्हारा नेचर तो अच्छा हो जाएगा। मेड फॉर आर सर्चिंग, और तुम्हें पता है इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम इन सारी चीज़ों के स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, ये से मेड फॉर आर सर्चिंग, हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं। हम किसके बावजूद? निराशा के बावजूद। हमारे इन सारी चीज़ों को कौन हटाती है?
नेचर हटा दिए। फिर हमको मालूम है कि अगर हमें निराशा हटानी है, हमें अमानवीय कमियां हटानी है, हमें अपना श्रेष्ठ स्वभाव करना है, हमें उदासीन दिन हटाने हैं, हमें अनहेल्थी लाइफ स्टाइल हटानी है, अज्ञानता से भरी लाइफ स्टाइल हटानी है, तो हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं। हाँ हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सारे अवगुणों के बावजूद भी ऑल किसके लिए आया है? निराशा, अमानवीय कमियां, उदासीन दिन, अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन लाइफ स्टाइल। इन सभी कमियों के बावजूद भी सम शेप, बोलो इसमें क्या आ रहा है? एलिट्रेशन आ रहा है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कि एक ऐसी सुंदर चीज आएगी हमारे जीवन में, नेचर की ब्यूटी जब हमारे कांटेक्ट में आएगी, या हम जब नेचर के कांटेक्ट में आएंगे, मूव्स अवे, तो नेचर का कांटेक्ट हटा देगा। क्या हटा देगा? द पॉल, पॉल यानी क्या होता है? कवर, कवर यानी आवरण। किसको हटा देगा? आवरण को हटा देगा। बोलो कहां से हटा देगा? फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। किससे? हमारी अंधकारमयी आत्माओं से। हमारी जो आत्माएं हैं, हमारा जो स्पिरिट है, वो इस समय डार्क हो रखा है। हमें अभी कुछ ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता के भाव में हैं। किसके भाव में? तो इस डार्क स्पिरिट से, अज्ञानता के भाव से अगर कोई पर्दा हटा सकती है, तो वो कौन हटा सकती है? नेचर की ब्यूटी। क्या हटा सकती है? नेचर की ब्यूटी। एक बार इसको एक रिवाइज करके देखना, यहां तक बैठता है कि नहीं, जल्दी से अर्थ करके लाइन लाइन बस। इसका क्या किया? देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, बताओ। इसीलिए हर मॉर्निंग आरबी ब्रीदिंग हमें बुननी चाहिए। क्या बुननी चाहिए? फ्लोरी बैंड। क्या करने के लिए? अपने आप को बांधने के लिए। किससे बांधना है? पृथ्वी से बांधना है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? निराशा और अमानवीय कमियां और उदासीन दिन और अनहेल्दी और ओवर डार्कन लाइफ स्टाइल। लेकिन हम अपनी तलाश को जारी रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सारी कमियों के बावजूद भी केवल एक प्रकृति है जो हमारी इन अंधेरी अज्ञान आत्माओं से क्या कर सकती है? इस आवरण को हटा सकती है। इस दुख के आवरण को, इस सैड आवरण को क्या कर सकती है? हटा सकती है। ठीक है। अब देखो, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब ओल्ड एंड यंग में एंटीथेसिस है सर, विरोधी बात हो गई। बूढ़ा भी और युवा भी हो गई ना विरोधी बात, तो ये एंटीथेसिस हो गया। पढ़ाया था कि एंटीथेसिस? बताया था ना मैंने। अच्छा देखो, जैसे कि सूरज है, जैसे कि चांद है, जैसे कि पेड़ है, चाहे वो युवा है चाहे वो वृद्ध है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट यानी पैदा करते हैं। देखो एस 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 एस, क्या है ये? एलिट्रेशन है। तो आप एलिट्रेशन वगैरह तो पहचान जाओगे तुरंत तुरंत, हाँ या ना? अच्छा, कि स्प्राउट यानी उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज मिलकर के उत्पन्न करती हैं क्या क्या? अ शेडी बून, उत्पन्न करना यानी छायादार, उत्पन्न करना। इस शेडी मानी छायादार, बून यानी वरदान। कहना क्या चाहता है? कोई वरदान छायादार होता है क्या? मेटाफर है। मेटाफर यूज किया है, रूपक अलंकार। क्यों? वरदान, वरदान जब भी कोई मांगता है तो वरदान में पॉजिटिव फीलिंग आती है या नेगेटिव? मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मांगो, तो सकारात्मक फीलिंग आई या नकारात्मक? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, नकारात्मक। तो हमें वरदान मिलता है इन चीज़ों से। कौन सी से? सूरज, चांद, पेड़, ये हमें वरदान देते हैं, हमें सकारात्मक चीज़ देते हैं। बोलो, सूरज हमें क्या देता है? ऊर्जा। चांद हमें क्या देता है? शीतलता। और पेड़ हमें क्या देते हैं? फल, फूल, ऑक्सीजन, जिनसे हम जीते हैं, वो सारी चीज़ देते हैं हमको। ये सारी की सारी प्रकृति की चीज़ें। आप प्रकृति में कितनी सुंदर है ये। आप जब इनसे कांटेक्ट में रहोगे तो तुमको एक बून मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा, एक बहुत ही पीसफुल वरदान, एक बहुत ही शांत वरदान, ऐसा वरदान जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। और यही वरदान ये तुम्हें नहीं देते, बल्कि ये सभी को देते हैं। साधारण से साधारण भेड़ों के लिए भी, साधारण से साधारण भेड़ों के लिए भी यही वरदान मिलते हैं। तो देखो,
फॉर सिंपल सीप, साधारण से साधारण भेड़ों के लिए भी यही वरदान मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि सूरज आया और सूरज बोल रहा है कि जो मेरे जल अर्पण करेगा मैं उसी को ऊर्जा दूंगा, बाकी का दूसरा मुझसे ऊर्जा का तिनका नहीं ले जा सकता, ऊर्जा लेश मात्र नहीं दूंगा, धूप ही नहीं दिखाऊं उसको रह छाया में। चंद्रमा यूँ कहता है कि नहीं बेटा, दिन भर तेरे को गर्मी ने तपाया है, अब मैं शीतलता तुझे नहीं दूं, अब तो मैं उन्हीं को दूंगा जो मेरा व्रत रहता है। हाँ, क्या क्या वृक्ष, क्या कभी वृक्ष ये कहते हैं कि जिसने उगाया उसी को फल देंगे? अरे चोर को भी दे देते हैं, चोराएगा उसको भी वही फल देंगे, समान फल देंगे। तो प्रकृति की ये चीजें क्या करती है? समान वरदान देती है, छायादार वरदान देती है। किसको? साधारण से साधारण शीप के लिए भी एस फिर आ रहा है, फिर ऐसा आ गया, एलिट्रेशन है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही तो क्या है? नरगिस के फूल हैं। नरगिस के फूल बड़े पीले पीले कलर के सुंदर सुंदर फूल होते हैं, बहुत पीले सुंदर फूल होते हैं नरगिस के फूल, ठीक है ना। आप डैफोडिल्स के अगर फूल देखना चाहते हो तो मैं आपको डैफोडिल्स दिखाता हूं। देखिए, आपको डैफोडिल्स दिखाएंगे। ये डैफोडिल्स हैं, ये डैफोडिल्स हैं, और ये डैफोडिल्स जो हैं नरगिस के फूल हैं, ये रहे, ये पीले येलो कलर के। तो ये नरगिस के फूल जो हैं, नरगिस के फूल जो हैं वो क्या करते हैं? जंगल में उग करके जंगल की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, है ना। ये बड़े बढ़िया पीले प्यारे फूल हैं। ये क्या करते हैं कि क्या कह रहा है देखो, कि फॉर सिंपल सीप, साधारण से साधारण पेड़ों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही तो नरगिस के फूल होते हैं, ऐसे ही तो नरगिस के फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो इस जंगल में रहते हैं। ग्रीन वर्ल्ड किसे कहते हैं? फॉरेस्ट, जंगल को। और जंगल में जिसमें रहते हैं तो जंगल की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तुम इंसान हो, प्रकृति का काम यह है, प्रकृति खुद तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन हम सबको भी ब्यूटीफुल बनाती है। इसके अलावा प्रकृति में जितनी चीजें हैं वो एक दूसरे को ब्यूटीफाई करने में लगी हुई हैं, हर चीज एक दूसरे को सुंदर बनाने का काम करती है। तो इंसान को भी अपनी जिंदगी को सुंदर बनाना चाहिए, अच्छे गुणों से, सद्गुणों से सुंदर बनाना चाहिए। कि जैसे नरगिस के फूल हैं, ये नरगिस के फूल हरियाली भरे जंगल में रहकर के उसको क्या बनाते हैं? खूबसूरत बनाते हैं। दे लिव इन, वो इसी में रहते हैं। एंड क्लियर हिल्स, और ये देखो ये साफ साफ जलाशय, ये झरने, ये पानी के ये जलाशय, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं अपने लिए? दैट फॉर देमसेल्व्स, ये जलाशय अपने लिए अ कूल कवर्ड मेक। बोलो यहां पर दोबारा इलिट्रेशन आ गया, आया ना। ये अपने लिए एक ठंडा सा क्या बना लेते हैं? आवरण, है ना। ये कूल कवर, कूल यानी ठंडा आवरण। अब ये लगातार बहते हैं, और किसके नीचे होके बह रहे हैं बताओ? पेड़ों के नीचे होके। बोलो ये पानी ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा। मौसम अगेंस्ट, अगेंस्ट द हॉट सीजन, चाहे सीजन कैसा चल रहा हो, चाहे ऋतु कैसी चल रही हो, ऋतु कैसी चल रही हो, ऋतु कैसी चल रही है? गरम, गरम ऋतु चल रही हो, लेकिन ये अपने ऊपर क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? ठंडा आवरण बना लेता है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगेंस्ट द हॉट सीजन, चाहे मौसम कितना भी गर्म चले। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बीच जंगल में क्या उग रही है? झाड़ियां। बीच जंगल में क्या उग रही है? झाड़ियां। देखो ये जंगल है, और जंगल में बीच में क्या उग रही है? झाड़ियां, झाड़ियां उग रही है। अब झाड़ी भी खूबसूरत बना दी गई है। कौन ने? देखो बीच में कौन उग रहा है? फूल। फूलों ने झाड़ियों की सुंदरता बढ़ा दी है। तो वो कह रहा है मिड यानी मध्य, फॉरेस्ट यानी जंगल में, ब्रेक यानी जो झाड़ी हैं, मध्य जंगल में जो झाड़ी उग रही है, ब्रिज वो भरी है। किससे भरी है? स्प्रिंकलिंग, बिखराव से। इसमें बिखराव हो रखा है किसका? फेयर, सुंदर, मस्क, कस्तूरी, और गुलाबों का। कस्तूरी गुलाब, और ब्लूम्स यानी खिलना। इसमें सुंदर कस्तूरी गुलाब क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने गुलाब बनाए हैं, ये इसमें ये जो झाड़ी में जो उग रहे हैं, ये आप देखना ये क्या है? ये कस्तूरी गुलाब ही हैं।
ये झाड़ियों में, जो हरी हरी झाड़ियों में ये रेड कलर के जो गुलाब आ रहे हैं, ये कस्तूरी गुलाब हैं। तो आप बताओ, अगर ये झाड़ियों में गुलाब नहीं होते तो झाड़ी सुंदर लगती क्या? नहीं। लेकिन झाड़ियों में गुलाब उग रहा है और इस गुलाब की वजह से झाड़ियाँ कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई जरा बताओ। कि ये जो सारी चीजें प्रकृति की, वो साधारण से साधारण प्राणी के लिए भी क्या देती हैं? समान बराबर वरदान देती है, सबको समान चीजें देती है। यहाँ तक कि जो ऐसे ही नरगिस के फूल है, वो भी जंगल में रह करके जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं। साफ सुथरे जलाशयों की खूबसूरती उनके ऊपर का ठंडा आवरण बनाता है, जो गर्म मौसम में भी लग जाता है। और बीच जंगल में उगी हुई झाड़ियाँ सुंदर कस्तूरी गुलाबों से भरी हुई हैं, जो उसमें खिल रहे हैं, वो उसको खूबसूरत बना रहे। अब प्रकृति की एक चीज दूसरी चीज को खूबसूरत तो बना रही है, अब इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला क्या? इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला क्या? हाँ, बताओ क्या है? इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाने का काम करता है उसका उसका वैभवता, उसकी शान, ग्लोरी। कौन है आपके बगल में? भगत सिंह। 1930 में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन आज भी तुम इन्हें जानते हो, क्यों? इनका जीवन सुंदर नहीं था क्या? सुंदर था। 23 साल की एज में इन्होंने अपने देश के लिए, अपने योद्धा बनकर के मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो जो अपने जीवन के योगदान, अपने जीवन की उपलब्धि, जैसे कोई भी उपलब्धि हासिल करते हैं, अगर उसका बेनिफिट ये, उसका फायदा ये मानव समाज के लिए पहुंचा करके जाते हैं, पूरी दुनिया को दे करके जाते हैं, तो समझ लीजिए इनका जीवन क्या हो गया? सफल नहीं, क्या हो गया? ग्लोरियस हो गया। क्या हो गया? वैभवता पूर्ण हो गया, वैभवशाली जीवन हो गया इनका। अगर भगत सिंह अपने घर में खाते पीते मौज मस्ती करते खेलते कूदते, 23 साल के थे, पढ़ते लिखते, आईएएस, वो उस समय आईएएस बनते, कौन बन गया? सुभाष चंद्र जी बने थे आईएएस, तो सुभाष बने थे, तो इस तरह से ये भी बन जाते, जीवन जीते, 2 वक्त की रोटी खाते जयराम जी की, और अपनी पीढ़ी चलाते। लेकिन भाई साहब ने क्या किया? भाई साहब ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। बताओ, उस जीवन में जो मैंने बताया, खाने पीने वाला जीवन, ऐश करने वाला जीवन, उसमें इनका जीवन वैभवतापूर्ण होता, वैभवशाली होता कि नहीं होता? क्यों हुआ इनका जीवन वैभवशाली? क्योंकि इन्होंने अपने जान, अपने प्राण किसके लिए न्यौछावर किए? मानव कल्याण के लिए। देश मत मानो, से मानव कल्याण मानो। आज हम स्वतंत्र श्वास ले पा रहे हैं, वो किन की वजह से ले पा रहे हैं? है ना? अब देखो, एंड सच, सुनो, एंड सच, और ऐसा ही है। कौन है? ग्रेंजर। ग्रेंजर होती है वैभवता, ग्लोरी। और ऐसी ही तो वैभवता है ऑफ द डूम्स, जो उनको मिलती है जो कयामत के दिन मर गए। डूम्स क्या होते हैं? डेड लोग, डेड पीपल। ये वो डेड पीपल है जिन्होंने मानव के या अपने जीवन को मानव कल्याण में न्यौछावर किया, जिन्होंने अपनी लाइफ ह्यूमन वेलफेयर में दी, जिन्होंने अपनी लाइफ इसलिए नहीं दी कि बीमारी में मर गए, कि रोड एक्सीडेंट में मर गए, नहीं, बल्कि इन्होंने अपने जीवन को इसलिए त्यागा क्योंकि इन्होंने किसी दूसरे की भलाई की। कहीं ना कहीं दूसरों के अंदर ये जिंदा है। ये मर तो गए, लेकिन उनके हृदय में ये जिंदा है। आज जितने भी कवि लोग हैं, जॉन कीट्स एक्सपायर कब हुए? 1821 में, लेकिन आज भी हम इन्हें पढ़ रहे हैं। आज 200 साल बाद भी ये लोगों की किताबों में जिंदा है, इंसानों के दिमाग में जिंदा है। जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उन सबके दिमाग में जिंदा है जॉन कीट्स। तो ऐसे ही काम करो, कहने का मतलब ऐसा कुछ काम करो, वो ये सिखाना चाह रहा है इसके माध्यम से कि जिससे आपका जीवन दूसरों के काम आ सके और आपके जीवन में वैभवता आपको प्राप्त हो सके, तब आपका जीवन सुंदर होगा। तो देखो, ऐसी सुंदरता का काम करती है कौन? वो वैभवता जो उनको मिलती है जो कयामत के दिन मर गए, जिन्होंने अपने जीवन का न्यौछावर मानव के कल्याण के लिए किया। डूम्स होता है मानव कल्याण के लिए जीवन त्यागना, मानव कल्याण के लिए जीवन त्यागना। वी हैव इमेजिन्ड, हमने ऐसी वैभवता की कल्पना की है
किन के लिए? फॉर द माइटी डेड्स। किन के लिए? उन ताकतवर मरे हुए लोगों के लिए जो भाई हमने ऐसी ही जो क्या है, ऐसी ही जो वैभवता है हमने उन लोगों के लिए कल्पना की है जो माइटी डेड हैं। जो माइटी यानी पावरफुल, ताकतवर, डेड यानी मृत लोग हैं, जो मानव कल्याण में के लिए मरे, उनके लिए हम ऐसी वैभवता नवाजेंगे। ऐसी वैभवता हम उन लोगों के लिए देंगे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपने जीवन न्यौछावर किए। ताकतवर, वो कवि उन लोगों को ताकतवर मानता है, उनको नहीं जो लड़ लड़ के ऐसे मर गए। दो भाई ये प्लॉट पे लड़ रहे हैं, एक ने एक को मार दिया, दूसरा उसमें दफन हो गया। नहीं, उनको ताकतवर नहीं मानता। ये उनको मानता है जिन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना जीवन दिया, चाहे वो दब के दिया चाहे मर के दिया। अच्छा एक बात बताओ, ताकतवर दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा, लोग किसको पूजेंगे? एक सुनना, एक वो व्यक्ति है जो राक्षसी प्रवृत्ति का है, जो लोगों को परेशान करता है। दूसरा वो जो सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, डरपोक है, कमजोर है, और वो राक्षस से लड़ मरता है, और आम पब्लिक को बचाने के लिए वो राक्षस से लड़ता है, और डेफिनेटली उसके अंदर ताकत नहीं, वो मर जाएगा। तो बताओ, मर गया, कमजोर था वो, लेकिन फिर भी लोग किसको मानेंगे? उस मरे हुए को, उसको वैभवता नवाजेंगे, उसको नहीं जो राक्षस था। क्योंकि गुणों से वैभवता प्राप्त होती है, अवगुणों से नहीं। वो कह रहा है हम उन ताकतवर लोगों को वैभवता देना चाहते हैं, उन ताकतवर लोगों को जो मर गए, उनको वैभवता देना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन को किसके लिए दिया? इसलिए नहीं कि वो ताकतवर ऐसे थे यूं मार देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, ऐसे नहीं। आगे देखो, ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियां, वो सारी प्यारी प्यारी कहानियां जो हमने या तो सुनी है या पढ़ी हैं। किन के बारे में? इन योद्धाओं के बारे में। इन योद्धाओं के बारे में जो प्यारी प्यारी कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है। आज मैं तुम्हें महाराणा प्रताप की कहानी सुनाने लगूं, मजा आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाने लगूं तो आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन योद्धाओं की कहानियां हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाती है, हम लोगों के लिए जीवन में कुछ क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं। उन्होंने अपने जीवन को इसलिए त्यागा क्योंकि उन्होंने मानव की भलाई के लिए अपने जीवन सेक्रीफाइस किए, या मानव की भलाई चाहिए। एन एंडलेस फाउंटेन, ये कहानियां एक अनंत फवारा है। अनंत फवारा कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानियां कभी खत्म होंगी क्या? अरे जो दादा परदादाएं जो कहानी सुनते थे वो हमको सुना गए, और हम अपने पोते पड़पोतों को सुना देंगे। वो अपने दादा परदादा बन जाएंगे तो वे अपने पोते पड़पोते को सुना देंगे। ये कहानियां सदियों तक चलती रहेंगी, कभी खत्म होंगी नहीं। तो ये एक अनंत फवारा है, किसका? अमृत का। क्योंकि अमृत सही मायने में वो अमृत नहीं है जिसको पीने के बाद इंसान मरे ही नहीं। अमृत वो अमृत होता है जिसको मरने के बाद भी इंसान सबके हृदय में हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाए। अमृत वो अमृत होता है। अमृत होता है अच्छे कर्मों का। कवि कहता है कि आप एक अनंत फवारा बन गए हो। क्या? कहानियां, वो कहानियां अनंत फवारा बन गई है जो अमृत का है, पॉरिंग अनटू अस। और ऐसा लगता है कि अनंत फवारा हमेशा उड़ेला जाता रहेगा। पॉरिंग यानी होता है उड़ेला जाना। किसके ऊपर? किसके ऊपर? हमारे ऊपर। फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, किससे? स्वर्ग के किनारों से। ये लो साहब, पॉइम हो गई कंप्लीट। पॉइम हो गई कंप्लीट। अब करते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स। तो मुझे ये बता दो, पॉइम में अगर कोई प्रकार का डाउट हो तो बताओ। लेकिन अब ये बताओ, असोनेंस को आपको बता दिया मैंने, एनोफोरा बता दिया था, अलिट्रेशन इसके अंदर था, इसके अंदर एंटीथेसिस, मेटाफर, इन्वर्जन भी हुआ है। इन्वर्जन कहाँ हुआ है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कहाँ आई है? बताओ बताओ। इसी में आ गया ना इन्वर्जन? निकाल दोगे आंसर? अच्छा, इसके अलावा इमेजरी, हर जगह इमेजरी। इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन स्प्रिंग, सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्ट्रीम्स, वो साफ सुथरे जलाशय, सब में इमेज ही तो है। चित्री तो बन जाता है हमारे दिमाग में। कोई कहता है कि एक झाड़ी है जिसमें फेयर मस्क रोज ब्लूम कर रहे हैं, तो चित्री तो बन गया। पूरी पोएम में इमेज ही इमेज है इसके अंदर। रेफरेंस लिखो इसका, खटाक से कॉपी में रेफरेंस लिखो। लिखो these lines
these poetic lines have been या have occurred in या have been taken from a thing of beauty, कहाँ से कहाँ कर हुई, मतलब कहाँ से ली गई है, थिंग ऑफ ब्यूटी से, थिंग ऑफ ब्यूटी विच अकर्ड इन, जो अकर्ड हुई, अकर्ड इन एंडीमियन, जो एंडीमियन में अकर हुई है, एंडीमियन में अकर्ड इन माने होता है सम्मिलित है, ठीक है ना, कंपोज्ड बाई, जिसको कंपोज किया गया, कंपोज्ड बाई a famous romantic poet, क्या नाम है उनका, जॉन कीट्स। अब इसका ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ याद रखना अभी एक अच्छी चीज है, 1795 to 1821, ज्यादा टफ नहीं है, याद रख लोगे। और ये आपको लिखना है, एंडीमियन का जिक्र जरूर करना है, ठीक है ना, हाँ। इसके बाद एंडीमियन को अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट देख लो, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, कीट्स प्रेजेस नेचर, प्रेजेस नेचर, by showing its importance and its the everlasting effect of its beauty, and everlasting इससे पहले दा लगाओ, एवरलास्टिंग से पहले दा लगाओ, एंड द एवरलास्टिंग इफेक्ट की जगह इंपैक्ट लिख दो, एवरलास्टिंग इंपैक्ट, अनंत प्रभाव ऑफ इट्स ब्यूटी ऑन ह्यूमन हार्ट एंड लाइफ, ऑन ह्यूमन हार्ट एंड लाइफ। ये कॉमन हो गया, बाकी का तो आप अपने देखो स्टेंजा के हिसाब से आप बना सको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी का अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो ये तो लिख के ही जाना है, इससे क्या है काम चल जाएगा तुम्हारा बढ़िया। बाकी का एक्सप्लेनेशन तो तुम लिख ही दोगे भाई, जैसी मीनिंग है सेंटेंस की मीनिंग करते जाना। और क्रिटिकल नोट्स आपको पता है, क्रिटिकल नोट्स मैंने लिखाया था एक लाइन, तो क्रिटिकल नोट्स में कितनी लाइन लिखनी है, 2, एक लाइन तो वो है लैंग्वेज वाली, और एक वो क्या चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है ना, लिख दोगे ना, ओके। तो आज के लिए अपन लीला को यहीं समाप्त करते हैं, है ना, बाकी का भी क्वेश्चन आंसर करेंगे।